हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम जीएस फोकस पे। आज हम जियोग्राफी से रिलेटेड 500 एमसीक्यू सीरीज में 150 एमसीक्यू करेंगे, जो भौतिक भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल और अर्थशास्त्री भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इनका सबका मिक्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है हेरोडोटस, फिर सेकंड है एनेक्सिमेंडर, थर्ड है इराटोस्थनीज, फोर्थ है हिकैटियस। ठीक है, इसका सही जवाब है इराटोस्थनीज। ठीक है, इसकी पैरेलल आप कुछ और जानकारी जान लें। इसका सही जवाब इराटोस्थनीज है। सर्वमान्य इराटोस्थनीज है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने जियोग्राफी वर्ड कॉइन किया था, मतलब दिया था। देखिए, अगर बात बने, क्वेश्चन पूछे फिजिकल जियोग्राफी के पापा कौन है, फिजिकल जियोग्राफी के फादर, तो आप वॉन हम्बोल्ट को याद रखें। कौन? वॉन हम्बोल्ट। अगर हम्बोल्ट करंट का नाम सुना होगा तो इन्होंने ही वो हम्बोल्ट करंट का डिस्कवर किया था जो हमारे पेरिवियन कोस्ट पे बहती है ना। तो ये है फिजिकल जियोग्राफी के फादर। अगर क्वेश्चन बने कि ह्यूमन जियोग्राफी के फादर कौन है, यानी कि मानव भूगोल के, तो वो सर्वमान्य कार्ल रिटर हैं। कार्ल रिटर। ठीक है, बहुत लोगों की मान्यता है कि कार्ल रिटर ही ह्यूमन जियोग्राफी के फादर है। ठीक है, अगर बात बने ऐसे क्वेश्चन, अगर बने कि फादर ऑफ रीजनल जियोग्राफी कौन है, रीजनल जियोग्राफी के फादर कौन है, तो रीजनल जियोग्राफी के फादर हिकैटियस हैं। ठीक है, हिकैटियस। देखिए यहाँ पे हिकैटियस महोदय जो हैं, इनको रीजनल जियोग्राफी का फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। जैसे ये गोदावरी नदी फ्लो होके जाती है, तो यहाँ पे ये पोलावरम प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है इसमें से? NH40 है, F44 है, या NH1, NH2, NH10, कौन सा है? तो इसका सही जवाब NH44 है। NH44 NH7 प्लस NH22 को मर्ज करके बनाया गया है। ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इन नदियों को आप देखिए, अब इसमें से बताइए कौन सी नदी नहीं गिरती है अरब सागर में। देखिए, तुंगभद्रा है, साबरमती, मांडोवी, नर्मदा, इनमें से कौन सी नदी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है तुंगभद्रा। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये कर्नाटक से तुंगा और भद्रा करके दो ट्रिब्यूटियों से मिलके जाती है। इधर से कृष्णा नदी आती है, इसमें मर्ज होके ये आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो ये साबरमती गुजरात से होके खंभात की खाड़ी में गिरती है, मांडोवी है, ऐसे ही नर्मदा आती है अमरकंटक से निकल के, फिर ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है ना। तो ये सब अरब सागर में गिरती हैं ये तीनों नदियाँ, लेकिन तुंगभद्रा नहीं गिरती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, तो सुलेमानी पत्थर, चाक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? ठीक है, भूमध्य रेखीय फसल इन द सेंस की जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है ना, उसके 23.5 डिग्री है हमारा कैंसर, है ना। उसके बाद इधर भी 23.5 डिग्री पे क्या है, कैप्रिकॉर्न। तो इस 0 डिग्री यानी इक्वेटर के सराउंडिंग्स, मतलब इसके नियर अबाउट में कौन सी फसल इसमें से जो है वो उगाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है नारियल, बी है रबड़, सी है ताड़ का तेल, डी है केला। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तीनों तो सही हैं कि नारियल, रबड़ और ताड़ का तेल ये इक्वेटोरियल फसल है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल रीजन में इनका क्या होता है, क्रॉपिंग होता है। लेकिन ये केला गलत जवाब है, केला इक्वेटोरियल फसल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी,
भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। बी है भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। सी भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। डी है भारत में चीनी केवल दक्कन प्रायद्वीप में केंद्रित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, क्योंकि ये है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील कहाँ है? जो साउथ अमेरिका का एक क्या है, कंट्री है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जो वहाँ का सबसे अधिक क्षेत्रफल गेन करता है। ठीक है, ब्राज़ील का नाम एक ब्रासिलिया नाम के घास पे पड़ा हुआ है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, ये तो सही बात है। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीप में केंद्रित है, ये भी गलत है। ठीक है, तो बी और सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में बॉक्साइट का मतलब सबसे अधिक उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। ठीक है, इतनी जानकारी रखें बस, इससे अधिक क्या करेंगे। पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है, इनमें से आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कि भारत का ये कौन सा है इसमें से जो पेट्रोकेमिकल सेंटर नहीं है। तो ए है कोयली, बी है जामनगर, सी है मंगलौर, डी है राउरकेला। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ये पेट्रोकेमिकल सेंटर नहीं है, ये बल्कि स्टील सेंटर है। ठीक है, इसको राउरकेला जो लोकेशन है ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में, और इसको इस्पात नगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्पात नगर। थोड़ा सा हिंदी का लोचा है। ठीक है, इस्पात नगर। ठीक है, तो राउरकेला नहीं है, कोयली है, जामनगर है, मंगलौर है जो पेट्रोकेमिकल सेंटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूट्रोफिक झील की क्या विशेषता नहीं है? इसमें से आपको बताना है यूट्रोफिक झील की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है ये फूलों से घिरी रहती है, बी है इनमें उच्च पोषक तत्व प्रवाहित होते हैं, सी है उनमें प्राथमिक उत्पादक कम पाई जाती हैं, डी है उनमें नीली हरी शैवाल पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये फूलों से घिरी होती है तो बिल्कुल सही बात है। इनमें उच्च पोषक तत्व प्रवाहित होते हैं इसीलिए उसको यूट्रोफिक लेक बोलते हैं। उनमें नीली हरी शैवाल बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। मतलब कि यही सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये विशेषता नहीं है। उनमें प्राथमिक उत्पादक कम नहीं पाए जाते हैं, उसमें प्राथमिक उत्पादक पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में। देखिए जैसे यूट्रोफिक लेक है, ऐसे ही इसके अपोजिट में एक लेक है, उसका क्या नाम है अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो समवर्षा रेखा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्षा रेखा क्या है? ऐसी रेखा जहाँ समान वर्षा होती है, ऐसी रेखा जहाँ समान ताप होता है, ऐसी रेखा जहाँ समुद्री लेवल बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऐसी रेखा जहाँ समान वर्षा होती है। ठीक है, समवर्षा का मतलब यही कि एक ऐसी लाइन, जैसे मान लीजिए ये डॉट डॉट कहाँ गए भाई साहब, हाँ, ऐसी रेखा जहाँ समान वर्षा होती है उसे समवर्षा रेखा बोलता है। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, बी है कर्नाटक में, सी है तमिलनाडु, डी है मध्य प्रदेश। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। तो शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है, शरावती नदी पे। उसी नदी पे आपको गलसोपा लेक भी गलसोपा फॉल भी मिलेगा, आपने सुना होगा। ठीक है, तो गलसोपा जलप्रपात का नाम सुना होगा, तो वो भी शरावती नदी पे ही है, कर्नाटक में शरावती जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? विवादित बबली। ठीक है, व्हाट अ नेम, विवादित बबली परियोजना। तो ये देखिए ऑप्शन ए है भीमा नदी, बी है कृष्णा नदी, सी है गोदावरी, तुंगभद्रा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी पे ये विवादित बबली परियोजना है, और ये जो विवादित बबली परियोजना है इसमें विवाद की स्थिति महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच है। ठीक है, इतनी सी जानकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
तो आप इन ऑप्शन को स्वयं पढ़ें, हम डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप बच करके एक बारी खुद आंसर देख लें। देखिए क्या है, ऑप्शन ए, यमुना की सहायक नदी सिंध है क्या, बेतवा, केन, इनमें से कोई है क्या। देखिए सिंध तो नहीं है, ठीक है। अब रही बेतवा और केन, ये तो देखिए अगर केन की बात करें, बेतवा की बात करें तो हाँ ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये तो सही नहीं है, यानी कि इसके हिसाब से ये ठीक हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो दिबांग, लोहित, तीस्ता है क्या, हाँ ये तीनों हैं। ये ऑप्शन 2 जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सही है। ब्रह्मपुत्रा, दिबांग, लोहित, तीस्ता, ये क्या है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं, दिबांग, लोहित, तीस्ता। ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा की क्या पूर्ण, गिरना, अमरावती सहायक नदियां हैं, नर्मदा नदी की। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि अमरावती जो है, अमरावती इसकी सहायक नदी नहीं है। अमरावती कावेरी नदी के मतलब सहायक नदी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या है, कृष्णा की सहायक नदियाँ प्राणहिता, मूसी, सिलेरू है क्या। देखिए प्राणहिता किसकी है, गोदावरी की, इसलिए ये भी जवाब गलत हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये और ये सही होंगे, यानी कि ऑप्शन 1, 3, 4, ठीक है। तो देखिए इसमें कहीं है क्या, देखिए 3, 4 हैं, 1, 2, 3 है, 2, 3, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 3, 4, क्योंकि एक का तो किसी में है नहीं मेंशन, है तो 2 भी साथ में है, जबकि 2 क्या है, 2 इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत जवाब है, इसलिए 3 और 4 बिल्कुल सही आंसर होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब डिटेल बोलें तो डिटेल जानकारी रखने पे ही ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किसके लिए जाना जाता है। करेवा एक प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। वो किस लिए जाना जाता है, कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा, ठीक है। केसर की खेती के लिए, सीढ़ी नुमा खेती के लिए, सेब के बागीचे के लिए, झूम खेती के लिए। इसका सही जवाब है केसर की खेती के लिए। जब करेवा कहीं ऑप्शन में दिखे तो केसर से को रिलेट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। यदि जो आपको भारत का नक्शा पता हो तो आप सीधे ऐसे जाएं, फिर ये देखें, है ना। तो ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इसमें क्या है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक आती है आसाम, बल्कि टच नहीं होती, इसमें सही जवाब ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे है आपका नागालैंड, यहाँ पे है आपका ये मणिपुर, ये है आपका मिज़ोरम, ये है आपका त्रिपुरा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या होती हैं, बाउंड्री बनाती हैं। मणिपुर भी बनाता है, अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है, नागालैंड भी बनाता है, लेकिन आसाम की बाउंड्री टच नहीं होती है म्यांमार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ गए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है, सॉरी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है पश्चिमी हिमालय, बी है पूर्वी हिमालय, सी है पश्चिमी घाट, सॉरी 3 पश्चिमी घाट, और 4th है पूर्वी घाट। अब ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आप चूज करें, इसमें से हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए पश्चिमी घाट तो है डेफिनेटली, और इसमें पूर्वी हिमालय को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। पूर्वी हिमालय और पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय इनको कंसिडर नहीं किया गया है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो ये 2 और 3 सही जवाब हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब देखिए विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जीव या जगत या कोई पौधा कुछ भी, ठीक है, तो अगर वो उसकी मतलब वैरायटी कई जगहों पे एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब समाप्त हो चुकी है, और इस पर्टिकुलर रीजन में वो उपलब्ध है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी स्थिति विषम है, यहाँ से भी ये समाप्त हो सकती है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो पेड़ पौधे हो सकते हैं या फिर कोई जीव हो सकता है ना। तो ऐसे क्षेत्र को मतलब विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र बोले जाते हैं, ठीक है। उसका अपना एक पर्टिकुलर डाटा भी है कुछ, मतलब अगर वर्ल्ड वाइड अगर यहाँ पे 5000 नियर अबाउट अगर स्पेसीज मतलब वैरायटी मिलता है, मीन्स कि 5% पूरे वर्ल्ड का यदि जो वैरायटी एक पर्टिकुलर रीजन में मिलता है, ठीक है, तो उसे हम विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र बोलते हैं ना। तो एक इन्वायरमेंट में टर्मिनोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए है, देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गुरु शिखर,
बी है धूपगढ़, सी है पंचमढ़ी, डी है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धूपगढ़। ठीक है, तो धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, और ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है, क्या, धूपगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ठीक है, ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, आप जवाब दें। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, किसके साथ है मैक्सिमम सीमा? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 4,900 समथिंग किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करती है इंडिया। ठीक है, तो यही है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला, मतलब जिसके साथ भारत का टच होता है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिए, आप स्वयं विचार कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। नक्षीकंठ, ईआई लेदर, सुजनी कढ़ाई और फिर इलकाल साड़ियाँ और अर्नामुल कन्नाड़ी, ये किस स्टेट से रिलेटेड हैं? ठीक है, उन्हें आप एक क्रमागत में चूज करें। देखिए ऑप्शन ए को पढ़ें, बी को पढ़ें, सी को पढ़ें, डी को पढ़ें। ठीक है, वैसे हम आपके जानकारी के लिए पहले ही बता देते हैं। ठीक है, नक्षीकंठ है वेस्ट बंगाल से संबंधित। ठीक है, नक्षीकंठ वेस्ट बंगाल। अब देखिए जहाँ जहाँ पे वेस्ट बंगाल इनिशियल में नहीं है उसे आप हटा दें। ठीक है, तो इसमें है तो इसे आप ले लें और फिर इसमें है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए और सी की मतलब क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है थोड़ी सी कि ये सही हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तो डी और ये तो पहले ही हट गए है ना, सॉरी डी और ए नहीं, बी और डी पहले ही निकल गए। अब देखिए ई आई लेदर। ठीक है, सपोज मुझे ई आई लेदर के विषय में अगर नहीं पता है ये कहाँ से संबंधित है, तो हम सुजनी कढ़ाई पे आ जाते हैं। तो सुजनी कढ़ाई हमें कहाँ पे मिलती है? ये हमें मिलती है बिहार में। ठीक है, सुजनी कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? बिहार से। ठीक है, सुजनी कढ़ाई बिहार से संबंधित है। अब देखिए ऑप्शन पहले वाले में क्या तीसरे स्थान पे है? नहीं, देखिए तो ये भी एलिमिनेट हो गया है ना, तो तीसरे स्थान पे इसमें मिल रही है। तो अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सुजनी कढ़ाई जो है बिहार से संबंधित है। इलकाल जो साड़ियाँ हैं वो कर्नाटक से संबंधित हैं, और उसमें जो अर्नमुला कन्नड़ी है वो केरल से संबंधित है। ठीक है, इलकाल साड़ियाँ कर्नाटक से, अर्नमुला कन्नड़ी केरल से, ई आई लेदर तमिलनाडु से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नक्षीकंठ देखिए एक साड़ी की मतलब वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गंगा के विशाल मैदान गुजरात, आसाम, इनमें से आपको बताना है सेल गैस की प्रचुर मात्रा कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 3। ठीक है, यानी कि गंगा के विशाल मैदान में भी, गुजरात में भी, आसाम में भी सेल गैस की प्रचुर मात्रा मिलती है। सेल गैस क्या होता है? देखिए क्या होता है, एक्वीफर का नाम अगर आपने सुना होगा, मान लीजिए ये चट्टानों के बीच में अगर ये जो लिंकेज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐसा होता है, ये मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, उसके नीचे क्या है, चट्टान है, छोटे छोटे रोड हैं, तो ऐसी कुछ लोकेशन इसमें स्पेस होता है, इसमें क्या वाटर ट्रैप्ड हो जाती है, गैस ट्रैप्ड हो जाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे गैस ट्रैप्ड है इस पोरोसिटी में, इस एक्वीफर में, है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बोरिंग करते हैं और इसमें सैंड एग्जिट करते हैं, और यहाँ पे जब ये फिल होता है आके, सैंड और वाटर का एक मिक्सचर यहाँ पे जब हम यहाँ पे भेजते हैं, तो यहाँ पे एक हम क्या बनाते हैं, एक पाइपिंग कर देते हैं। जब ये फीड होता है तो यहाँ से ये गैसेस ऊपर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा सेल गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत का ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? ठीक है, ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? इंफ्रारेड को, पराबैंगनी किरण को, एक्स किरणों को, जे किरणों को। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको भी पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से ऊपर 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? ठीक है, तो ए है स्ट्रेटोस्फेयर, बी है मेसोस्फेयर, सी है थर्मोस्फेयर, डी है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है क्या? सबसे, देखिए सबसे क्या है, कम ऊंचाई, तो ट्रोपोस्फेयर की सबसे कम ऊंचाई है। देखिए ये है हमारा
ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपो। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटो, उसके बाद आता है हमारा मीज़ो, ठीक है, मीज़ो। उसके बाद आता है हमारा, मीज़ो के बाद आता है क्या, थर्मो, थर्मो के बाद आता है एक्सो, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं, संवहन कहते हैं, चालन या विकिरण, क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अभिवहन। जैसे मान लीजिए आप एक पेड़ है ना, इसके नीचे बारिश हो रही है, अगर आप छुप गए हैं, है ना, यहाँ पे आप छुप गए हैं, सपोज कि यहाँ से एक गर्म हवा का झोंका गुजर रहा है ना, तो अगर ये ऐसे आके डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करता है तो क्या हुआ, मतलब हीट ट्रांसफ़र क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली आपको आके टच करा, तो ये अभिवहन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर संवहन की बात करें तो मान लीजिए कि हाँ, संवहन की बात अगर करें, ठीक है, तो संवहन में क्या होता है, अगर पानी आप उबाल रहे हैं, ठीक है, पानी यहाँ से आप उबाल रहे हैं, ठीक है, वेपराइज होके अगर ये हीट को लेके ऊपर की ओर भाग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से संवहन की स्थिति बनेगी। चालन क्या होता है, मान लीजिए एक कोई ये लोहे की बूट है, अगर इस सिरे पे आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, इस सिरे पे अगर आप इसको हीट दे रहे हैं तो ये भी सिरा गर्म हो जाता है, ये है चालन, ठीक है। विकिरण तो आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश किरणें निकल के आती हैं वो विकिरण है, ठीक है, उससे जो हीटअप होता है कोई भी चीज़ तो वो हीटअप, वो क्या है, विकिरण, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा भूभाग है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये सॉरी भूभाग में बोल रहा हूँ, इसमें देखिए ये जो मंडल हैं एटमॉस्फेयर के, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल और क्षोभ सीमा, इसमें ये पूछ रहा है कि मौसम संबंधी गतिविधियां किस में अधिक होती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जो क्षोभ मंडल है, सॉरी क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल बोले तो ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, इसमें क्या है, सबसे अधिक मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, ठीक है। तो ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी है संताप मंडल, सी है मध्य मंडल, डी है आयन मंडल, ठीक है। करेक्ट आंसर आप खुद चूज करें, ठीक है। तो इसका सबसे अधिक घनत्व वाला मंडल जो है ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। अभी मैंने बात करा कि मौसम संबंधी घटनाएं सबसे अधिक कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। सबसे निचला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल, ठीक है। कहाँ गए भाई साहब, हाँ क्षोभ मंडल है ना। और वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व भी यही मिलेगा, है ना, कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, डोलड्रम कटिबंध, ठीक है। तो ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप एक बार खुद विचार करें, ठीक है। तो इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है। डोलड्रम जो कटिबंध है वो भूमध्य रेखा के निकट उपस्थित होता है, ठीक है। डोलड्रम का क्या मतलब है, ये ऐसा एक रीजन है जहाँ पे हमारा जो उसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा फोर्स है, होल्ड मिनट, हाँ, तो ये भूमध्य रेखा के निकट जो है कोरियोलिसिस फोर्स का प्रभाव क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री है ना, तो इसके सराउंडिंग्स में जो हमारा कोरियोलिसिस फोर्स वर्क करता है वो कोरियोलिस फोर्स इधर यहाँ पे उसका प्रभाव नगण्य होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको डोलड्रम रीजन बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि मतलब शांत क्षेत्र मतलब शांत क्षेत्र टाइप की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है, उच्चतर तुंगता से क्या संबंध, मतलब क्या समझते हैं, उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है। ए है विकिरण, बी है तापोत्क्रमण, सी है चालन, डी है संवहन। देखिए तापोत्क्रमण को टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यही इसका सही जवाब होगा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। जैसे क्या होता है, सामान्यतः हम जब ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो 100 मीटर पे वो आई थिंक
100 नहीं 1.6 किलोमीटर नियर अबाउट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट होती है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या टेम्परेचर गिरना चाहिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, लेकिन ये ऐसी स्थिति होती है जब वायुमंडल में मान लीजिए धूल कण उपस्थित हों, ठीक है, और विकिरण ट्रैप्ड हो जाए, है ना, और ऊपर को पास ना कर पाए, तो फिर से ये रेडिएट कर देते इधर को रिटर्न। तो फिर से क्या होता है, नीचे का जो लेयर है, या बोल लीजिए कि क्षोभ मंडल की स्थिति है, या फिर क्षोभ मंडल का सबसे निचली परत यानी कि धरती के जो निकटतम क्षेत्र हैं वो गर्म होते हैं, और ऊपर वाला भाग क्या होता है, ठंडा होता है ना। ये नीचे का स्थिति गर्म हो जाती है, तो क्या होता है, इससे क्या होगा, इसे हम बोलते हैं ताप व्युत्क्रमण, है ना। थोड़ा सा रिवर्स बता दिया क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा सा इधर का उधर हो गया। मान लीजिए क्या है, यहाँ पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस पर 1.6 किलोमीटर के हिसाब से, है ना। अगर इतना ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में फॉल होता है। लेकिन जब यहाँ पे क्या हो जाए, धूल कण है अधिक मात्रा में, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हीट ट्रैप्ड हो जाती है ना। और ऐसी स्थिति में ये वाला भूभाग क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाती है, गिर जाती है ना। तो ऐसे स्थिति को हम ताप व्युत्क्रमण, ठीक है, या तापोत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए विकिरण ऊर्जा, बी सूर्यतापन, सी धूप, डी है पार्थिव विकिरण, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सूर्यतापन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन। तो सूर्यतापन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सूर्यतापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। अब इसमें आपको चूज करना है वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, सूर्यतापन का एक भाग सोख लेता है, ठीक है, और पृथ्वी की जो विकृत ऊष्मा का वो संरक्षण करता है। मीन्स कि ऐसे मान लीजिए ये पृथ्वी का सरफेस है, यहाँ पे कुछ तो उपस्थित है जो यहाँ सूर्य से आने वाले प्रकाश का एक भाग सोख लेता है, यहाँ से जाने वाले विकिरण का मतलब कुछ भाग यहाँ पे ये फिर से सोखता है, ठीक है। तो क्या है वो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जलवाष्प है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसमें से क्या है, तो इसका सही जवाब है जलवाष्प, ठीक है। तो जलवाष्प ये जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ठीक है, वो क्या करता है, सूर्य से आने वाले इंसोलेशन का एक भाग सोख लेता है, और यहाँ से जो विकिरण मतलब जो उसमें विकृत होती है अर्थ सरफेस से उसको भी सोख लेता है, और फिर क्या हल्का टेम्परेचर यहाँ पे रेडिएट करता है, जिससे क्या एक नॉर्मल सिचुएशन बनी रहती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है ना, अगर बात करें क्या ध्रुवों की, मान लीजिए ये क्या है, पोल है, तो पोल पे कितना 8 किलोमीटर है ना। अगर ये मान लेते हैं हमारा अदर सरफेस है, ठीक है, अगर ये है हमारा कितना 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे कौन सा मंडल है, ठीक है, इसकी मतलब किस मंडल की ऊंचाई इतनी है ना। तो मध्य मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल, ठीक है। भूमध्य रेखा के ऊपर बात करा है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। तो 8 किलोमीटर हमारा पोल पे और 16 किलोमीटर होता है हमारा कहाँ पे, बताइए कहाँ पे, अरे जो हमारे क्या है इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सही जवाब क्षोभ मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्जने वाली चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। व्यापारिक पवनों से संबंधित है, भूमंडलीय पवनों से, पश्चिम पवनों से, या ध्रुवीय पवनों से। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी पवनों से, ठीक है। तो गर्जने वाली चालीसा संबंधित है पश्चिमी पवनों से, ठीक है। जो कहाँ पे ये चलती है, ये चलती है 40 से 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है, 40 से 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। कहाँ पे, इक्वेटर मान लीजिए ये है तो इसकी सदर्न पार्ट में, ठीक है, 40 से 50 डिग्री के बीच में ये
वेस्ट टू ईस्ट की ओर ब्लो होती है, ठीक है। और इसको गर्जने वाली चालिसा कहते हैं, क्योंकि ये चलते हुए बड़ा गर्जन करती है, बड़ा शोर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात कब होता है? चक्रवात की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब चारों ओर निम्न दाब होता है, जब केंद्र में उच्च दाब होता है, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है, ठीक है। इसका सही आंसर है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब की स्थिति हो तो क्या होता है? चक्रवात की स्थिति बनती है, ठीक है। और उस समय क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर खूब अधिक है, ठीक है, तो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है। और लो प्रेशर में क्या, हाई प्रेशर से हवाएं आने की कोशिश करती हैं। चारों तरफ मान लीजिए हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की ओर आने की कोशिश करेंगी। मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री है ना। अगर ये हमारे इक्वेटर के नॉर्थ पोर्शन में है, नॉर्थ में है ना, तो क्या होंगे, एक सिद्धांत है, ठीक है। अगर इक्वेटर के नॉर्थ पोर्शन में जो भी मतलब ये ऐसी स्थिति बन रही है मतलब साइक्लोन की, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो अपने राइट डिफ्लेक्ट होती हैं, है ना। चलने वाली हवाएं अपने राइट डिफ्लेक्ट होती हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हवा बहना स्टार्ट होती है तो राइट डिफ्लेक्ट होगी। फिर यहाँ पे जो हवा है यहाँ अगर ब्लो होती है तो ये भी अपने क्या होगी, राइट डिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसे इसका सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में बनेगा। ऐसे ही इस यहाँ पे अगर साइक्लोन बन रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल मतलब हो गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो जब केंद्र में यहाँ पे निम्न दाब और इसके चारों तरफ उच्च दाब की स्थिति हो तो क्या होगा, चक्रवात बनेगा, ठीक है। होल्ड अ मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटल वर्षा किस कारण से होता है, ठीक है। फ्रंटल रेनफॉल के पीछे का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है संवहनी धारा, बी है समुद्री हवाएं, सी है चक्रवाती गतिविधियां, डी है पर्वत से वाष्पित जल का संघनन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है चक्रवाती गतिविधियां, ठीक है। इसका सही जवाब है चक्रवाती गतिविधियां, ठीक है। फ्रंटल वर्षा को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रंटल वर्षा कहाँ पे होती है, हम जब 33 से 45 डिग्री के बीच में बात करें, ये कभी कभी हो सकता है कि 45 के ऊपर भी चली जाए स्थिति। 33 से 45 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके बीच में ये स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। अब चक्रवाती गतिविधियाँ कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इन्हीं दोनों लैटिट्यूडों के बीच में ये कोई क्या है, मतलब हॉट एयर मास है, ठीक है। हॉट एयर मास, हॉट एयर मास, ठीक है। अब ये ब्लो कर रही है, इसको एयर मास बोलते हैं, ठीक है, एयर मास। एक मतलब लंबे समय तक एक मतलब इस लैटिट्यूड पे 23 डिग्री लैटिट्यूड पे ये हवा का एक स्थिरता था जो हॉट है, ठीक है। और ये ब्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए ये पोलर रीजन से यानी 45 डिग्री लैटिट्यूड के नियर अबाउट उसके ऊपर से कोई कोल्ड एयर मास है, ठीक है। कोल्ड एयर मास, एयर मास क्या होती है, इसको वायु सहनती बोलते हैं। लंबे समय तक एक हवा का एक ऐसा मतलब जुटाव, ठीक है, जो काफ़ी समय के बाद क्या होता है, ब्लो करता है और उसके नेचर में लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये उसे एयर मास बोलते हैं, ठीक है, वायु सहनती। तो ये दोनों जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रंट जनरेट होता है। और ये अगर हॉट एयर मास है तो ऊपर की ओर ब्लो करेगी और ये कोल्ड एयर मास नीचे की ओर। तो ऐसे एक ऐसी स्थिति ऐसे बनती जाती है और ये ऐसे पुल करती है और ऐसे ये इसकी स्थिति सर्कुलेशन में बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रंट जनरेट होता है। और यहाँ पे फ्रंट में क्या होगा, जब ये चक्रवाती कंडीशन यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा, हॉट और कोल्ड एयर मास मिलेंगी तो वहाँ पे कंडेंसेशन की स्थिति उत्पन्न होगी और वहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति को बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है 165 मीटर की
चढ़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। ठीक है, अभी हमने बात किया है एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी बीते हुए प्रश्न में, कि अगर हम 167 या 165 किलोमीटर की हाइट गेन करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, ये गलत बात है। अगर वायु के ताप में बढ़ोतरी होती है तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। हाँ, ये देखिए, ताप में यदि जो वृद्धि हो, ठीक है, तो वायु दाब कम हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं सही चीज़ है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी लोकेशन पे यहाँ पे ताप बहुत अधिक हो गया, ठीक है, तो वहाँ वायु दाब, ठीक है, यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाएगी, ये निम्न दाब क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, लो प्रेशर जोन। तो ये भी कहीं ना कहीं सही जवाब है। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम में व्यक्त किया जाता है। एक्चुअल में आई थिंक ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, न कि निरपेक्ष। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है क्यों क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है। ठीक है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? यह सूर्य के निकटतम है, इसमें अवशोषित कण है, या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? आप चारों ऑप्शन स्वयं पढ़ें। इसका सही जवाब है ड्यून, उसको मरुटिब्बा बोलते हैं। ठीक है, मरुटिब्बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? ए है डीन, बी है वोटिप, सी है सीडर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सीडर ने 2007 में, कहाँ गए भाई साहब, हाँ, हवा के तेज वेग से रेतीला, हाँ, 2007 में सीडर नाम का तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? ए है पलाया, बी है यारडांग, सी है वातगर्त, डी है बालू टिब्बा। अभी देखिए बालू टिब्बा तो हमने देख लिया, इसने गलत हो गया। यारडांग थोड़ा सा हमें इसकी जानकारी नहीं है। पलाया लेक होता है जो कहाँ पे बनता है, जब जैसे मान लीजिए ये कोई ग्लेशियर फ्लो होके जाती है, यहाँ पे जो उसका वह क्या बोलते हैं उसको, वॉश आउट प्लेन होता है, वहाँ पे छोटी छोटी लेक बन जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम प्लाया बोलते हैं। ठीक है, प्लाया लेक आप समझ लें। जैसे मान लीजिए ग्लेशियर आ रही है, ठीक है, इसमें मोराइंस आते हैं साइड में। ठीक है, और फिर क्या मान लीजिए ये यहाँ पे आके समाप्त हो रही है, तो इसका एक आउट वॉश प्लेन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे गर्तों में पानी इकट्ठी हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ये लेक की तरह हो जाता है, तो इसको हम पलाया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसका सही जवाब है वातगर्त। ठीक है, ब्लो आउट। ठीक है, तो पवन की अपवहन क्रिया से यातगर्त बनता है। ठीक है, यारडांग क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, थर्मोस्फीयर में। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, समताप मंडल में। ठीक है, तो सबसे अधिक ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? ठीक है, देखिए लानीना तो नहीं है, क्योंकि ये भूमंडलीय तापन से न संबंधित होगी। ये हमारे क्या है, अगर हम बात करें तो जब लानीना को अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो पेरिवियन कोस्ट है, यहाँ पे जब क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर के बजाय यहाँ पे हॉट वाटर जब मतलब कलेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड विंड है वीक हो जाती है, तो फिर यहाँ पे लानीना की स्थिति उत्पन्न होती है। वो तो जलवायु से संबंधित हो गया। ठीक है, दक्षिणी दोलन, एल नीनो। ठीक है, ये तीनों कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी इससे कोरिलेट नहीं है, भूमंडलीय तापन से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब है नीनो मोडोकी। ठीक है, नीनो मोडोकी जो फिनोमेना है ये संबंधित है भूमंडलीय तापन से, और ला नीना, एल नीनो, दक्षिणी दोलन, ऑस्किलेशन ये कहीं ना कहीं मतलब हमारे क्या है, मतलब ओशियानिक सरफेस टेम्परेचर से रिलेटेड है, जो हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, और रेनफॉल को रेगुलेट करती हैं, जो बारिश होती है उसकी स्थिति पे प्रभाव डालती हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, इसमें से आपको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकान में प्रदूषण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपसन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउस में खेती। ठीक है, आप खुद एक बार ही स्वयं ऑप्शन पढ़ें।
तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो सौर ऊर्जा का विपासन होता है वही सही जवाब है, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव वही होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लाउड है, ठीक है, इसमें क्या है, CO2 की अवेलेबिलिटी है ना, CH4 की अवेलेबिलिटी है, CH4 की अवेलेबिलिटी है, SO2 है ना, और फिर इसमें क्या है, वाटर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट हैं, वाटर वेपर जो होके वेपराइज होके जाता है, और हमारा ग्राउंड सरफेस है। तो यहाँ से जो हीट जाता है रेडिएट होके क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, यहाँ पे फंस जाता है। ये गैसें हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, ये हमारा एक तरह से गर्म इसको रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसे ही हम ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो प्रकट होता है, अभी हमने बातों बातों में बता दिया था, इसका सही जवाब है क्या, प्रशांत महासागर में। क्योंकि देखिए अगर ये हमारा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारा क्या है, पेरू है, ये हमारा चील है, चाइल, इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर यहाँ बोलीविया है, ये ब्राज़ील है ना, और यहाँ पे क्या है आपका वेनेजुएला है, न्यू गिनी है ना। तो ये पेरिवियन कोस्ट है, यहाँ पे ये एल नीनो की घटना यहाँ पे मतलब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर तो हमारे इंडिया में, ये हमारा है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन में ये घटना हमें देखने को मिलती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। ए है बराबर वर्षा वाले, बी है बराबर दाब वाले, सी है बराबर जनसंख्या वाले, डी है समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले, ठीक है। तो ये आइसोबार रेखाएं जो इक्वल प्रेशर जोन होता है, इक्वल प्रेशर जोन को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो बराबर दाब वाले क्षेत्रों को आइसोबार लाइन से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओलावृष्टि का कारण होता है, आप स्वयं एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। द्रवण, संवहन, उद्पातन, हिमीकरण, ठीक है। ओलावृष्टि का रीजन होता है, कारण होता है हिमीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता को दर्शाते हों, ठीक है। अभी इसको हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, देखिए क्षोभ मंडल को यहाँ पे परिवर्तन मंडल के रूप में प्रकट कर रहा है, ठीक है। परिवर्तन मंडल वो जैसे जहाँ पे सबसे अधिक क्लाइमेटिक वेरिएशन होता हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले परिवर्तन मंडल, अगर देखिए किसी ऑप्शन में परिवर्तन मंडल पहले नहीं है तो वो देखिए किसी में भी नहीं है, तो आप शुरू में ही एलिमिनेट कर सकते हैं परिवर्तन मंडल, इन द सेंस कि वहाँ पे देखिए क्लाइमेटिक जो फिनोमिना है, जलवायविक जो घटनाएं घटित होती हैं वो अधिक मात्रा में होती हैं, जैसे बादलों का बनना, बारिश का होना मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा समताप मंडल, मैंने बताया था क्या, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है आयतन मंडल बोले तो एक्सोस्फीयर। तो इसका सही जवाब होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है, ठीक है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वो तो आपको पता ही है, ठीक है। रेडिएशन किस कौन सी करती है, वो है हमारा समताप मंडल, ठीक है। वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है, वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है, ठीक है। ए है तापन, बी है स्थान, सी है मौसम, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो वायु की जो आर्द्रता है इन तीनों फैक्टर पे निर्भर करती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर अधिक होती है तो ठीक है, अगर मान लीजिए एयर का ये एक ग्रुप है तो इसका क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर स्थान, मान लीजिए अगर आप कहाँ पे हैं, ये है हमारा पोलर रीजन, ये है हमारा इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक रिसीव होगा, स्थान है, यहाँ माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे जलवायु की स्थिति है। ये पोलर रीजन में अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर बहुत अधिक है ना, तो क्या होगा, उससे भी वायु की आर्द्रता प्रभावित होगी, है ना, स्थान परिवर्तन से। अब मौसम है, मौसम जाहिर सी बात है, अगर ठंडी का मौसम है तो वायु की आर्द्रता अधिक होगी, अगर गर्मी का मौसम है तो वायु की आर्द्रता थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या, हाँ, मतलब इसमें से सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तूफानी चालिसा कहा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच में चलने वाली हवाओं को बोलते हैं तूफानी चालिसा,
ठीक है, अभी हमने पहले ही इस क्वेश्चन को कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंध और कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? ठीक है, फ्यूरियस 50s, स्क्रीचिंग 60s, हॉर्स लैटिट्यूड, रोरिंग 40s। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, देखिए जो क्या हो, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र बोले तो 30 डिग्री के नियर अबाउट। ठीक है, 30 डिग्री लैटिट्यूड के नियर अबाउट का क्षेत्र को हम उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर की स्थिति होती है, हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब ट्रेड विंड चलती हैं या फिर जो नाव चलती हैं, जैसे जो ट्रेडर्स नाव लेके आते थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, इनको हाई प्रेशर मतलब झेलना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी नाव डूबने की स्थिति में आ जाती थी। ठीक है, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे। ठीक है, तो क्या हुआ, वो यहाँ पे अपने जो लाए गए साथ में घोड़ों को फेंक देते थे। ठीक है, यहाँ पे वाटर में या फिर ओशियन में फेंक देते थे। ठीक है, इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक पौनी कहाँ से चलती हैं? ठीक है, तो व्यापारिक देखिए ऑप्शन ए है विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, अधोध्रुवीय निम्न दाब से। ठीक है, व्यापारिक पौनी कहाँ से चलती हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा विषुवतीय निम्न दाब से, जिससे इक्वेटोरियल जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री है ना, तो देखिए उपोष्ण उच्च दाब से ये कहीं ना कहीं गलत जवाब होगा। ठीक है, अधोध्रुवीय निम्न दाब से ये भी गलत जवाब होगा। ठीक है, तो हॉर्स लैटिट्यूड सॉरी जो व्यापारिक पौने हैं इक्वेटोरियल रीजन से भी इधर को सॉरी इनका एक्चुअल में होता है ब्लो कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर से। ठीक है, या फिर साउथ ईस्ट सेक्टर से इधर को। ठीक है, किधर, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, यानी कि किधर, उपोष्ण उच्च दाब से, सॉरी उपोष्ण उच्च दाब से इक्वेटोरियल की ओर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा उपोष्ण उच्च दाब से। अभी देखिए हमने ट्रेड विंड की बात की थी 30 डिग्री नियर अबाउट की। ठीक है, तो ये एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से ही ब्लो होती हैं। ठीक है, और जो हवाएं इधर से नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट से ब्लो होती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, देखिए अगर इस रीजन में हैं आप 0 डिग्री के नॉर्थ रीजन में हैं, तो ये राइट डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, राइट डिफ्लेक्ट इन द सेंस कि अगर वेस्टर्लीज यहाँ से ब्लो हो रही है तो किधर होगी, इधर को ब्लो होगी, है ना। अगर यहाँ पे है साउथ मतलब इक्वेटोरियल जो इक्वेटर है उसके सदर्न हेमिस्फेयर में, तो अपने वो लेफ़्ट डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपका लेफ़्ट किधर होगा, इधर को होगा। ठीक है, तो इधर को डिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये बातें आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसकी वजह से? निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण, अल्प घनत्व के कारण। तो बेसिक है ये कि अल्प घनत्व के कारण ये बादल वायु क्या मतलब व्यापारिक सॉरी कहाँ गया यार, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, तो ये रहा अल्प घनत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा, वर्तमान से अधिक हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो चूज कर लें आप। ठीक है, देखिए हम जब जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसे आप स्वयं एक बार प्रेस करके सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि हम स्पीड में इसलिए हैं ताकि मतलब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए और एक्सप्लेनेशन भी हम दे पाएँ। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कि उनका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो क्या होगा, वर्तमान से ताप क्या हो जाएगा। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो वर्तमान से ताप कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव थोड़ा सा कम होगा तो जो हमारा सरफेस है उस वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यूनिवर्सल टेम्परेचर राइज हो रहा है, जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का राइज का किसका एक संस्था है, क्या नाम है उसका, हमें नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जो ये कैलकुलेट करके दे रही है कि अगर ऐसे ही स्थिति रही तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मेंटेन नहीं किया गया तो ये भूमंडलीय तापन की स्थिति से क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे और फिर जो कोस्टल बाउंड्री है वो डूब जाएंगी, मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट की कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, बोले तो तटीय क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र में प्रदेश हैं, देश हैं, वो डूब जाएंगे, आइलैंडिक कंट्री बहुत सारी डूब जाएंगी। ठीक है, उसका क्या नाम है
हम अभी याद नहीं कर पा रहे। यदि जो आपको याद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दें, ठीक है। समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, डेफिनेटली होगी। फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। तटरेखा में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। देखिए इसमें सही जवाब इसमें ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है। उस संस्था का नाम हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है उसका, ठीक है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, ठीक है। 100%, 1%, 78%, 21%, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका कितना, 21%। 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, वो है सिद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। देखिए प्रति व्यापारिक पवन का क्या मतलब है, एंटी ट्रेड विंड, ठीक है। एंटी ट्रेड विंड किसे कहते हैं, चिनूक को, चक्रवात को, टाइफून को, या पश्चिमी हवाओं को, ठीक है, पश्चिमी पवन को, ठीक है। तो इसका सही जवाब है पश्चिम पवन को। देखिए चिनूक आ गया तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे, चक्रवात आ गया तो इसे भी। देखिए चिनूक क्या है, एक प्रकार से हवा है जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे ये जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहाँ से उसके साइड से इधर को ये ब्लो होता है, ठीक है। और इसको क्या आइस ईटर भी बोलते हैं चिनूक को, ठीक है। और चक्रवात तो रीजन नहीं है, मतलब एंटी व्यापारिक ट्रेड विंड नहीं है। पश्चिमी पवन एंटी क्या है, एंटी ट्रेड विंड है, ठीक है। टाइफून जो है चक्रवात को ही टाइफून भी बोलते हैं, किधर, अगर आप चले जाएंगे जापान की तरफ, ठीक है, ताइवान की तरफ और फिलीपींस की तरफ, ठीक है। अब एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए ताप की बात है तो समताप रेखाओं को ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर लेक से रिलेटेड आएंगे आपके सामने, तो आपको इसमें सही जवाब चूज करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है इसमें से, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील है, सागर नाम है केवल लेकिन ये झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, ठीक है। तो ये आपकी विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन, ठीक है। इसका सही जवाब है सुपीरियर लेक, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर है। ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। ये कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के बाउंड्री पे उपस्थित है, ठीक है। बैकाल लेक कहाँ है, रसिया में है। मिशिगन लेक भी नॉर्थ अमेरिका में है। विक्टोरिया लेक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उपस्थित है, जो इक्वेटर के नियर अबाउट है, जो युगांडा, तंजानिया और केन्या के बीच में मतलब एक इंटरनेशनल बाउंड्री का काम करती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, ठीक है। ए है टिटिकाका, बी है विक्टोरिया, सी है बैकाल, डी है मृत सागर, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका बैकाल लेक, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल। ये कहाँ पे है, अभी हमने बताया कि रसिया में है ये, ठीक है। टिटिकाका लेक का सबसे हाईएस्ट नौकागम्य झील है, ये कहाँ पे है, ये है पेरू और बोलिविया के कोस्ट पे, ठीक है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की दो कंट्रियां हैं उनके बीच में है। विक्टोरिया लेक अभी मैंने बताया कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, युगांडा, तंजानिया और केन्या क्या इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। मृत सागर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, डेड सी, ये कहाँ है, जॉर्डन में। जॉर्डन कहाँ है, जॉर्डन इज़राइल और सऊदी अरेबिया के पास उपस्थित एक कंट्री है, ठीक है, जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में काउंट होता है, जो उसके वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व की सर्वाधिक लवणीय जल है। अब इसमें आपको बताना है सबसे अधिक साल्टी लेक कौन सी है। कैस्पियन सागर, अरल सागर, वान लेक, मृत सागर, ठीक है। इसका सही जवाब है वान लेक, ठीक है। वान लेक जो है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक साल्ट है। तो ये देखिए कहाँ पे उपस्थित है, ये टर्की में उपस्थित है, ठीक है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र से सर्वाधिक नीची झील है, इसमें से आपको बताना है जो मीन सी लेवल होता है उससे भी मतलब नीचे कौन सी इसमें झील है जो है, अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल या मृत सागर, ठीक है। इसका सही जवाब है डेड सी, ठीक है। डेड सी जो है इसकी डेप्थ मीन सी लेवल से भी अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। अभी हमने इसका जवाब दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं जवाब दें, ठीक है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने जवाब दिया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है। इसमें आपको बताना है वो कौन से दो देश हैं जो अरल सागर के किनारे हैं, ठीक है।
अब इसमें देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और फिर कजाकिस्तान, रूस, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कजाकिस्तान तो है, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऊपर अगर कजाकिस्तान है, नीचे उज्बेकिस्तान है, तो बीच में अरल सागर है, ठीक है, अरल सागर, ठीक है। तो ये आप याद रखें, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट के सेंट्रल एशिया में आप बोल सकते हैं, ये दोनों कंट्रीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका जवाब आप स्वयं दें, क्योंकि इसका जवाब हम दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर स्थित है? कैस्पियन सागर स्थित है, अब इसको भी आप जान लें, ठीक है। कैस्पियन सागर देखिए अभी चर्चा में आया था क्वेश्चन कि सबसे बड़ा झील दुनिया का कौन सा है, वो है कैस्पियन सागर, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा कैस्पियन सागर, इधर है हमारा रसिया, ठीक है, रसिया है, नीचे से है हमारा ईरान, यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, है ना, यहाँ उज्बेकिस्तान बाउंड्री नहीं बनाती है, फिर यहाँ पे है आपका क्या है, अजरबैजान, है ना, अजरबैजान। अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा रूस और ईरान के बीच में, सऊदी अरब और मिस्र के बीच में। देखिए यहाँ पे जवाब यही है, ठीक है, रूस और ईरान। देखिए रसिया यहाँ पे है एक साइड में और ईरान यहाँ से नीचे से, है ना, और ये हमारा कैस्पियन सी, ठीक है। तो रूस और ईरान के बीच में हमारा कैस्पियन सी है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है कौन सा सागर किस देश से संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सागर किस देश से संबंधित है। देखिए अरल सागर अभी हमने चर्चा करा कि कहाँ से संबंधित है, कजाकिस्तान से। मिशिगन लेक हमने चर्चा करा कहाँ संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ग्रेट बियर लेक के विषय में नहीं बताया था, ये है संबंधित कनाडा से। बचा क्या है, यहाँ पे देखिए आयर लेक ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है। अब इसका जवाब आप स्वयं कमेंट बॉक्स में एक बारी खुद अगर ध्यान से सुना है तो जवाब दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया लेक किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? इसका जवाब हम दे चुके हैं, इसका जवाब भी आप स्वयं कमेंट सेक्शन में दें। निम्नलिखित में कौन से देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब मैंने नहीं दिया है, आप विचार करें, फिनलैंड को, थाईलैंड को, नीदरलैंड को या आयरलैंड को, ठीक है। तो इसका सही जवाब है फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, ये हमारा नॉर्वे है, ठीक है, ये है स्वीडन और ये हमारा फिनलैंड, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी लेक, यहाँ पे भी लेक है ना, यहाँ पे एक उंगली नुमा लेकों का एक मतलब काफ़ी जथीरा बनता है, ठीक है। ये बाल्टिक सी है ना यहाँ पे, तो ये जो हमारा क्या है, फिनलैंड है ना। तो ये फिनलैंड को ही क्या बोलते हैं, फिनलैंड को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है, ठीक है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? ठीक है, इसका भी जवाब मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, पहले के क्वेश्चन में मैंने चर्चा में बोल दिया है, ठीक है। फिर भी हम बता देते हैं, जो विक्टोरिया लेक है वो बिल्कुल इक्वेटर पे, जो इक्वेटोरियल लाइन है 0 डिग्री, उस पे क्या है, उपस्थित है। मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की मतलब झील कहाँ पे उपस्थित है? इसका जवाब मैंने दे दिया है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ठीक है, इसमें से आपको वो बताना है जो लैंडलॉक लेक है, ठीक है। लैंडलॉक लेक वो होता है, जैसे मान लीजिए ये लेक है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंट्री है, यहाँ पे कोई कंट्री, यहाँ पे कोई कंट्री है, मीन्स कि इस लेक का कोई कनेक्शन किसी सी से, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा लेक है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, अरल सागर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अरल सागर, क्योंकि अभी हमने चर्चा किया क्या, ये कजाकिस्तान और किसके, उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है, उपस्थित है। कौन? अरल सागर। किसके किसके बीच में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, जो एक लैंडलॉक लेक है जो किसी भी सी से बाउंड्री नहीं बनाती, ठीक है। इसमें देखिए तिमोर सी इंडोनेशिया में है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं सी से कनेक्टेड है।
ये उत्तरी सागर यूके के पास में जो कम्प्लीटली एक अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है। उसमें रही हमारा लाल सागर जो हमारे हिंद महासागर से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया लेक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे दिया गया लेक है और इसमें से बताना है कौन सा गलत है। देखिए ग्रेट बेयर लेक को हमने एक्सप्लेन कर लिया है तो ये सही है। मिशिगन को भी हमने देख लिया है, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर टिटिकाका पेरू बोलिविया को। इसमें देखिए टिटिकाका को हमने देख लिया था, पेरू बोलिविया के मतलब कोस्ट पे है ना, सॉरी बाउंड्री पे है। ओनेगा जो है, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, ये गलत चीज़ है, ठीक है। ओनेगा ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, ये सही मिलान नहीं है, क्योंकि ओनेगा जो है वो रसिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। रसिया जो कंट्री है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ओनेगा लेक है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। अभी हमने चर्चा किया कि कैस्पियन सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉनले सैप नाम झील किस देश में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब देखिए ये बिल्कुल फैक्चुअल हो जाता है, इसका सही जवाब कंबोडिया है। बाकी यदि आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है ना। तो टॉनले सैप नाम की जो लेक है वो कंबोडिया में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है किस लेक को, ठीक है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो इसमें बैकाल लेक है, ग्रेट बियर, करदा लेक और लिंकनबर्ग लेक, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो साइबेरिया से तात्पर्य ही हो जाता है क्या, साइबेरिया, रसिया को कहीं ना कहीं साइबेरिया भी बोला जाता है, उसके वेस्टर्न पार्ट को जो यूरोप में काउंट होता है, ठीक है। तो अब इसमें बैकाल लेक है ना, कहाँ गया भाई साहब, हाँ बैकाल लेक वहीं से संबंधित है, उसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ग्रेट बियर लेक तो आपको पता है कनाडा में है, साइबेरिया से कोई संबंध नहीं है। करदा लेक और लिंकनबर्ग लेक के विषय में थोड़ी जानकारी कम है, उसे आप कमेंट सेक्शन में आपको पता हो तो बताएं। देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन जो है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से यानी कैस्पियन झील से नहीं मिलती है, ठीक है। अभी हमने चर्चा करा था, फिर से हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये है रसिया, ठीक है। यहाँ से बाउंड्री बनाती है कजाकिस्तान, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से ईरान, यहाँ से क्या उज्बेकिस्तान नहीं, अजरबैजान, ठीक है। यहाँ से अजरबैजान, ठीक है। तो अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी है। रसिया है, बिल्कुल है। यूक्रेन, अजरबैजान भी है ना। तुर्कमेनिस्तान भी है। यूक्रेन है बहुत दूर, यहाँ पे है यूक्रेन इसके साथ बाउंड्री नहीं बनाता, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे सिटी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे लेक का नाम दिया हुआ है। एक्चुअल में ये कहाँ पे है, यूएसए में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये बड़े स्तर के क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से। तो देखिए ईरी कहाँ से संबंधित है, ईरी लेक है, उससे संबंधित कौन सा लोकेशन है, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, ठीक है। आप इसका जवाब स्वयं दें एक बारी, ठीक है। वैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हैमिल्टन जो है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें सुपीरियर लेक के किनारे कौन सा है, दुलुथ नाम की सिटी सुपीरियर लेक के किनारे है, ठीक है। अब यहाँ से एलिमिनेट करें, अगर डी के 1 में जो ऑप्शन नहीं है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों में से कोई सही होगा, है ना। अब देखिए अगर डी का 1 है, अब देखिए यहाँ पे ईरी है ना, ईरी जो लेक है उसके नियर अबाउट कौन सा मतलब सिटी है, तो हमें जहाँ तक जानकारी है तो ईरी के नियर अबाउट डेट्रायट है ना। उसके बाद जो ओंटारियो है, ओंटारियो के नियर अबाउट हैमिल्टन है, ओंटारियो जो लेक है उसके नियर अबाउट हैमिल्टन है। अब देखिए ए का 2 और सी का 4 कहाँ पे है, ए का 2 यहाँ पे है, सी का 4 यहाँ पे, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इसे आप याद कर लें, ठीक है। और देखिए एक चीज़ क्या, अब गैरी जो तीसरा है क्या है, बी का 3, यानी मिशिगन के किनारे गैरी है, मिशिगन गैरी आप याद कर लें, मिशिगन गैरी, ठीक है। देखिए मिशिगन गैरी मुझे भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे 3 याद था, तो फिर ये क्वेश्चन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो सही जवाब पे ट्रिक हुआ पड़ा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ के सिर्फ याद कर लें, ठीक है। और वैसे आपको सुपीरियर, ओंटारियो, इसका क्या है, ये पश्चिम की ओर सही क्रम में क्या है,
बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। देखिए ओंटारियो सबसे पूर्व में है, फिर ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध उंगली नुमा झील क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? देखिए अभी हमने चर्चा करा था, ठीक है, सॉरी, उंगली नुमा झील क्षेत्र अगर एक पक्षी को लेते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चले जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो इसका टोबा, न्यासा, चाड, टिटिकाका। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका टिटिकाका लेक जो है, इसको हम हनीमून लेक भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही और वही क्रम में व्यवस्थित करना है। और वही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे अधिक अगर देखें साइज एरिया के दृष्टिकोण से तो किसका है? सुपीरियर का है, उसके बाद विक्टोरिया का, उसके बाद बैकाल का, उसके बाद ग्रेट बियर। देखिए बैकाल और ग्रेट बियर में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, 100 किलो नियर अबाउट, आई थिंक 50 किलोमीटर नियर अबाउट, 50 किलोमीटर इसका नियर अबाउट का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सुपीरियर, विक्टोरिया और फिर बैकाल और ग्रेट बियर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4321। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन नंबर 83। इसमें बताना है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। ठीक है, इसका सही जवाब है जम्बू द्वीप। ठीक है, देखिए एक प्रार्थना मंत्र होता है कि जम्बू द्वीप पे भरत खंडे, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, एक श्लोक है या फिर क्या है, उसमें जम्बू द्वीप का चर्चा होता है, वहाँ से भी कोरिलेट करके इसका जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय भौगोलिक मतलब भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो प्राचीनतम किसका भाग माना जाता है? जम्बू द्वीप का। ठीक है, अब देखते हैं सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किन्होंने किया? ठीक है, इसका तो जवाब आपको पता ही होगा, ग्रीक लोगों ने सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया भारत के लिए। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ठीक है, अब देखिए ये लैटिट्यूड की बात कर रहा है क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? ठीक है, तो मेन लैंड मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अगर केवल कंप्लीट इंडिया की बात करें तो हम निकोबार पॉइंट देखेंगे। ठीक है, निकोबार का क्या? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो जो ग्रेट निकोबार का टच पॉइंट है, जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। और जब मेन लैंड का बोले तो 8 डिग्री 4 मिनट, अगर केवल इंडिया को ले भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो 6 डिग्री 4 मिनट है ना, तो वो है हमारा ग्रेट निकोबार पे कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो ये है हमारा 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, कैसे? देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये 0 डिग्री हमारा ग्रीनविच टाइम है। ठीक है, 0 डिग्री पे ये मतलब प्रमुख यामात्रा बोला जाता है जो ग्रीनविच टाइम है, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में हम क्या करते हैं? 24 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 24 से डिवाइड कीजिए तो देखिए कितना मिलेगा, ऐसे कुछ 15 डिग्री करके आएगा निकल के, है ना। यानी कि अगर हम क्या करें, डिवाइड करें तो हमें 15 डिग्री निकल के आ रहा है। इसका क्या मतलब कि अगर हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम ट्रेवल करें तो 1 घंटा का टाइम लेंगे, है ना, 1 घंटा का टाइम लेंगे। यानी 15 डिग्री का डिस्टेंस कवर करने में हमें कितना समय लगेगा? 1 घंटा, है ना। तो वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है और हमारा जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री है ना, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर 15 डिग्री चलने में 1 घंटा लगता है ना, तो 82 डिग्री चलने में कितना? तो 82, पहले आप 82 में 15 से डिवाइड करें। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 15 5 जा 75, है ना, तो 5 और उसके बाद कितना? 5 और फिर हाफ है ना, तो 5 डिग्री कितना मिल रहा है? कितना है यहाँ पे बच रहा है कि 7 डिग्री और 30 मिनट, है ना। 7 डिग्री 30 मिनट को चलने में कितना टाइम लगेगा? हाफ आवर, है ना। तो 5 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। तो इसका सही जवाब 5 आवर 30 मिनट है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड बेटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ठीक है, ये इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये हमारी इंडिया की स्थिति है ना। इंडिया की स्थिति अगर मान लें ये हमारी इंडिया की स्थिति है, इंडिया बन जा भाई उल्टा बनाने में कैसा है इंडिया बना, मान लीजिए ये हमारी इंडिया, ठीक है। तो इसका मान लीजिए सेंटर पॉइंट जो होगा वो ये इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस है 867 किलोमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिक जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100, 6200, 7516.5, 8000, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसका सही जवाब है, ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, ये क्विकली आप आंसर दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करा। भारत की तटरेखा की लंबाई है, देखिए तटरेखा की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि केवल कोस्टल जोन, ठीक है। अगर ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इसकी कोस्टल बाउंड्री केवल बात कर रहा है। मान लीजिए ये गुजरात, महाराष्ट्र है ना, गोवा, कर्नाटक, केरल और फिर ये हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना किलोमीटर है? सॉरी, तो ये है हमारा आई थिंक 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है, जो कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, मान लीजिए विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर 100% है ना, तो उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। तो इसका सही जवाब है 2.4%, ठीक है। तो 2.4% भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरे विश्व के कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा भारत है, ठीक है, मैं हमेशा उल्टा ही क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, अगर ये हमारा भारत है ना, ये भारत कैसा बन रहा है, बर्बाद कर दिया इसने। तो मान लीजिए ये हमारा भारत है, उल्टा बनाने में कितना गंदा बन रहा था, ठीक है, अगर अभी भी उल्टा ही बना रहा हूँ है ना। अगर ये हमारा भारत है ना, अगर भारत है तो इसका पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है? केवल पर्वतीय, हिली रीजन नहीं। मान लीजिए यहाँ पे पर्वत है ना, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे भी एक पर्वत है, अवशेषी पर्वत, यहाँ पे भी पर्वत है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी पर्वत है यहाँ पे भी पर्वत है ना। तो वो इनको अगर इनका एरिया कैलकुलेट करें तो कितना है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिली रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द माउंटेनियस रीजन। तो उनका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, टोटल का 10.7%, ठीक है, इसका सही जवाब। अगर देखिए अगर हिली रीजन की बात करें, ठीक है, तो वो है 18.6%। अगर प्लेट्यू की बात करें तो ये 27.7%। अगर प्लेन की बात करें तो ये 43%, ठीक है। तो ये है हमारे डाटा, ठीक है, यानी 10.7% माउंटेनियस एरिया, 18.6% है हिली रीजन और 27.7% है हमारा प्लेट्यू यानी कि पठारी क्षेत्र, 43% है हमारा प्लेन एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? ठीक है, इन दोनों का अगर आप एडिशन करें तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 29.3%, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इन्हें सिंपल भी हैं और डिफ़िकल्ट भी, तो आप इन्हें याद रख लें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? जवाब हमने दे दिया है, कमेंट सेक्शन में आप ऑप्शन टिक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर यानी प्लेन एरिया पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका भी जवाब आपको मिल चुका है।
भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है। टेरिटोरियल वाटर का क्या मीनिंग, जैसे मान लीजिए ये भारत का कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो ये इसका टेरिटोरियल वाटर कुछ बाउंड्री होता है ना। उसके बाद कुछ कंटिगुअस वाटर जोन होता है, कुछ स्पेशली इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, मतलब वाटर में ही, ठीक है। तो अगर हम बात करें टेरिटोरियल वाटर का तो ये है हमारा 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर नहीं, सही सॉरी 12 मील का जो डिस्टेंस है उसे हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। उसे हम अगर हम जीडीपी काउंट करने जाएं तो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हमारे टेरिटोरियल वाटर का जो प्रोडक्शन है, जो कंपनीज है, जो मतलब जो भी कुछ प्रोड्यूस किया जाता है उसको काउंट करते हैं ना, एक्स्ट्रा जानकारी, ठीक है। तो आप याद रखें टेरिटोरियल वाटर जो है वो है हमारा 12 मील। उसके बाद अगर कंटिगुअस की बात करें तो वो है 24 मील। अगर स्पेशली इकोनॉमिक जोन की बात करें, स्पेशली नहीं है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, तो वो है 200 मील, ठीक है। ये जानकारी आप रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेरिटोरियल वाटर, कंटिगुअस जोन हमने बता दिया, फिर उसके बाद है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बता दिया। इनका ऑप्शन आप आंसर में आप क्लिक करें, ठीक है। भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा में है, ठीक है, इसका सही जवाब आप बताएं, 7, 8, 9 या 10। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है ना, इनडायरेक्टली हमने इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका सही जवाब होगा 9 स्टेट। बात करें कि सबसे अधिक तटरेखा गुजरात की, सबसे कम बात करें तो गोवा की, है ना। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सबसे लंबी, इसका जवाब मिल गया है आपको। उसके बाद क्या है, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें सॉरी, मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है ना, भारत तो है ही, ये त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये है, ठीक है। अगर 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री लाइन अगर गुजरती है ऐसे, ठीक है, 23.5 डिग्री को ही कर्क रेखा बोलते हैं। देखिए ये इमेज थोड़ा सा नहीं बना था, इसलिए जहाँ से गुजरती है मैंने कर्क रेखा को भी मोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये किन किन प्रदेशों से होकर गुजरती है वो जानकारी आप रख लें, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए गुजरात से होकर गुजरती है बिल्कुल, राजस्थान का भी थोड़ा सा भाग टच करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, और वेस्ट बंगाल से भी गुजरती है, त्रिपुरा से और मिजोरम से भी गुजरती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 प्रदेश से होके गुजरती है। किससे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसमें कौन बच गया, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इसका आप जवाब दें, हमने बता दिया है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, ऑप्शन है इंदिरा काल, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और नारिमन पॉइंट, ठीक है। इसका भी जवाब मैंने दे दिया है, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब, यदि जो आपने ध्यान से सेशन सुना है तो दे पाएंगे। एक्चुअल में इसका जवाब है, सॉरी इंदिरा कॉल नहीं है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा कॉल जो है सदर्न पॉइंट नहीं है, ये नदन, सबसे ज़्यादा नदन यानी सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, ठीक है, और जो सबसे दक्षिणी है वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, ठीक है, इसका जवाब हमने अभी क्वेश्चन में दे दिया, सॉरी इंदिरा कॉल, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ठीक है। ये आपको भी पहले ही जवाब दिया जा चुका है। देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो ठीक है, लेकिन इसमें जो निकोबार द्वीप समूह है उसके ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, ठीक है, ग्रेट निकोबार पे ये इंदिरा पॉइंट उपस्थित है, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड पे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। इसका सही जवाब है, सही जवाब इसका क्या होगा, मुख्य भूमि से रामेश्वर को अलग करने वाला है पंबन चैनल, ठीक है, मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करने वाला पंबन चैनल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरम ब्रिज निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? देखिए एडम्स नाम के व्यक्ति ने जो मतलब एक राम सेतु जो है, राम सेतु कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो इसी ने ही डिस्कवर करा था, इसी ने बताया कि हाँ एक ब्रिज है, ठीक है, उसी के नाम पे इसका एडम ब्रिज नाम रख दिया गया है। ये भारत एवं श्रीलंका के बीच में उपस्थित है, ठीक है। तो राम सेतु को ही एडम्स ब्रिज बोलते हैं। निम्न द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? मीन्स कि जो 10 डिग्री मान लीजिए ये लैटिट्यूड है, ठीक है, 10 डिग्री लैटिट्यूड, इनमें से अंडमान निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा, इसमें से किन को अलग करता है? तो ये एक्चुअल में करता है अंडमान और निकोबार को। ऊपर अंडमान, नीचे निकोबार, बीच में 10 डिग्री चैनल पास करती है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? ठीक है, डंकन पास ये कहाँ पे उपस्थित है? जो हमारा 10 डिग्री चैनल है उसके नियर अबाउट, ठीक है। तो डंकन पास उपस्थित है। आप ऑप्शन चूज करें, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर अंडमान और निकोबार के ही आसपास की बात है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में अंडमान आइलैंड की बात हो जाती है, ठीक है। अंडमान आइलैंड में एक दक्षिणी अंडमान है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान, और एक छोटा, कहाँ गया, हाँ, दक्षिणी अंडमान और एक छोटा अंडमान है, लिटिल अंडमान, इसके बीच में डंकन पास होके गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव कहाँ पे, दीव एक द्वीप है, ये कहाँ पे उपस्थित है? दमन के तट पर, गुजरात के तट पर, या फिर गोवा के तट पर, या महाराष्ट्र के तट पर, ठीक है। तो दीव है उपस्थित गुजरात के तट पर, ठीक है, गुजरात के तट पर, ठीक है। जैसे ये गुजरात है ना, तो यहाँ पे दीव नाम का एक आइलैंड है, ठीक है। दीव आइलैंड के विषय में एक विशेषता कि ये पूर्णतः एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे मतलब कम्प्लीटली 100% सोलर एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी मतलब संचालित होती है, और फिर यहाँ पे जो क्या बोलते हैं स्टेशन वगैरह हैं, वहाँ पे सोलर एनर्जी से ही संचालन होता है, जो भी बिजली की मतलब खपत होती है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, या 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इसका सही जवाब है पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट श्रीलंका को, जैसे ये हमारा भारत है, ये श्रीलंका, तो यहाँ से जो स्ट्रेट है, जो लाइन है जो सेपरेट करती है, उसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, ठीक है। भारत और चीन के बीच में देखिए 2 रेखाएं बनती हैं, ठीक है। एक कहाँ पे? कश्मीर में, लेह में, ठीक है, और दूसरी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको एक ही आंसर चूज करना है। तो पहला है रेड क्लिफ, दूसरा है मैकमोहन, तीसरा है डूरंड, तीसरा है स्टेट फोर्ट रेखा, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका आंसर होगा मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन कहाँ पे है? जो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये चाइना है, ठीक है। इसके बीच में जो लाइन है उसको हम मैकमोहन बोलते हैं, ठीक है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, डूरंड लाइन इंडिया अफगानिस्तान, या फिर वर्तमान में अगर बात करें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया है उससे और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ये देखिए यहाँ पे जवाब पहले से दिया हुआ है, म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींचा गया है? जवाब आपके पास है, आप कमेंट सेक्शन में जवाब पुट करें। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक है, पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ भी लगती है। जो श्रीलंका है उसके साथ हमारी जो बाउंड्री है वो टच नहीं होती, एक्चुअल में उसके बीच में पाक स्ट्रेट है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका सही जवाब चूज करें। जब तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप इसका ऑप्शन सही से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। एक्चुअल में श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश है। श्रीलंका जो है इसका सही जवाब होगा कि श्रीलंका जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा कर लिया था पहले ही। ठीक है, तो गोवा का जो समुद्र तटीय सीमा है वो सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। इसका सही जवाब आप चूज करें। देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ठीक है, हम पहले इसका एक आर्डर आपको दे देते हैं। ठीक है, सबसे अधिक बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाक, उसके बाद नेपाल, उसके बाद क्या है म्यांमार, उसके बाद भूटान। ठीक है, तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि जो भूटान है वो क्या है, स्थलीय सीमा सबसे मतलब सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान की लगती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए भौगोलिक प्रदेश में विभाजित करने की बात कर रही है। ठीक है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए ऑप्शन ए है हिमालय गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। बी है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। सी है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागरी तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालयी प्रदेश। ठीक है, अगर आप डिटेल में पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। देखिए एक्चुअल में भारत को डिवाइड किया जाता है उत्तर पर्वतीय प्रदेश में। ठीक है, मान लीजिए ये मोटा मोटी अगर ये हमारा भारत है, कैसा भारत बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये भारत बना दे रहे हैं ऐसे, केवल काम चलाओ भारत। ठीक है, भारत है अगर, ठीक है, तो इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए उत्तर पर्वतीय प्रदेश ये हैं, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, इन्हें काउंट किया जाए। बृहत मैदानी प्रदेश ये हैं, है ना। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ये भी काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद है दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, ये हो गए। उसके बाद क्या है सागर तटीय प्रदेश, ये सागर तटीय प्रदेश हो गए, है ना। तो इतने भागों में विभाजित किया जाता है, तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो इसमें बताना है भू आकृतिक विभाग इन द सेंस की कौन सा भू आकृतिक क्षेत्रफल या फिर भाग है जो भारत का सबसे प्राचीनतम है। तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ठीक है, देखिए पहला है हिमालय पर्वतीय श्रेणी का, बी है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, सी है अर्कानयोमा पर्वत का, डी है प्रायद्वीपीय पठार का। मीन्स की जो गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे है, मेघालय में है। उनकी उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखें तो वो किसका भाग है इनमें से, इन चारों में से। तो इसका सही जवाब है प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, ये एक्चुअल में प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा मतलब उत्पत्ति की दृष्टि से मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। ठीक है, इसका जवाब पहले ही मिल चुका है। अब इसमें बताना है ड्रिप सिंचाई से क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई किसान ड्रिप इरिगेशन करता है तो उससे क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी। ठीक है, इसमें से आपको सही जवाब चूज करना है कि रिडक्शन ऑफ वेट, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब खरपतवार, बिल्कुल अगर ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो खरपतवार में कमी आएगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन 1 जिसमें नहीं है वो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं है, है ना, तो ये गलत हो गया। अब 1, 2, 1 और 3 की बात है, मृदा अपरदन में कमी या मृदा लवणता में कमी। देखिए मृदा में लवणता की अधिकता कब पाई जाती है, जैसे मान लीजिए जब वाटर लीचिंग, वाटर लॉगिंग होता है। वाटर लॉगिंग की स्थिति में क्या होता है, जो नीचे का सैलिनिटी है ऊपर को आ जाता है ना, तो क्या हो जाता है, मान लीजिए ये सॉयल सरफेस है और ये ऊपर का सरफेस है ना। तो अगर यहाँ दलदली क्षेत्र है तो ऊपर सैलिनिटी अधिक हो जाती है। अगर कम यहाँ पे वाटर लॉगिंग की स्थिति नहीं बनेगी, ड्रिप इरिगेशन होगा तो मृदा की लवणता में कमी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन सही है। मृदा अपरदन में कमी, जाहिर बात अगर टिप टिप करके बूंदें पड़ रही हैं तो मृदा अपरदन में भी कमी आएगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब नहीं बोल सकते, इसका प्रभाव बहुत बड़ा नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ज़्यादा सही होगा। एक्चुअल में तो ये तीनों प्रॉफिट होंगे लेकिन ज़्यादा सर्वमान्य होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
हाल ही में निम्नलिखित में नदियों में से कौन जोड़ने का कार्य किया गया है? अब देखिए इसमें सही जवाब आप खुद ट्रिक करें, ठीक है। आप इसका यदि आप करंट ओरिएंटेड हैं तो इसका सही जवाब आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में दें। वैसे गोदावरी और कृष्णा आंसर होगा, ठीक है। एक बार आप खुद चेक कर लें। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल यानी कि लॉन्ग नेविगेशनल चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह यानी आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट की निर्माण की संभावना का पता चल गया है? मतलब कहाँ पे ये डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जैसे कहने का मतलब ये है कि किस राज्य में, ठीक है, राज्य में से किसने लंबे नौ संचालन चैनल लॉन्ग नेविगेशनल चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा कंट्री है, ये हमारा क्या है, एक ओशियानिक पोर्ट है, ठीक है। ओशियानिक पोर्ट या फिर मतलब बोलने की वाटर पोर्ट है, ठीक है, और एक इनलैंड पोर्ट, ठीक है। इनको कनेक्ट करने की बात चल रही है। तो ये किस प्रदेश में ऐसी, मतलब भारत के किस प्रदेश, किस राज्य में ये चर्चा में है या फिर ये कहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की बात है ये। अब इसमें बताना है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और ये बताइए कि समाचारों में कभी कभी उल्लिखित समुदाय किसके मामले में है, ठीक है। कहाँ से ये जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं या फिर जनजातियां हैं, किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो समाचारों में रहने वाली ये जनजातियां, देखिए कुर्द बांग्लादेश से संबंधित है कि नहीं, मधेसी नेपाल से है या नहीं, रोहिंग्या म्यांमार से है या नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? देखिए कुर्द जो कम्युनिटी है बांग्लादेश से संबंधित नहीं है। एक्चुअल में कुर्द इराक, ठीक है, इराक, सीरिया, टर्की, ठीक है, इनके बीच में एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो अलग देश की मांग कर रही है। तो ये बांग्लादेश से संबंधित नहीं है। मधेसी नेपाल से संबंधित है, बिल्कुल सही बात। रोहिंग्या म्यांमार से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही बात, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। 2 और 3 सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। क्वेश्चन बड़ा है, आप इसे खुद पढ़ें एक बारी। इसमें दिया है जो गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल यानी कि इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, यानी कि जो मिलेट का जो प्रमोशन किया जा रहा है जैसे बड़े व्यापक रूप में, ठीक है। तो उसके माध्यम से जो न्यूट्रिशन लेवल है, जैसे भोजन में जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है उसको संरक्षित या फिर उसको बढ़ाने के लिए ये जो योजना चलाई जा रही है उससे संबंधित आपको इन कथनों पर विचार करना है ना। तो उसमें इस पहल का उद्देश्य क्या है? उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत जो टेक्नोलॉजी है को निर्देशित करना एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीत से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। ऑप्शन नंबर ये 1 है ना। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? इस योजना में निर्धन लघु सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी स्टेक यानी कि हितधारिता है, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों एवं अत्यधिक निवेशों और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कदन खेती को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब देखिए ये नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री किट वगैरह। इसमें सही जवाब है 1 और 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 128। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दिबांग, कामेंग, लोहित तीनों की तीनों हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृत मानचित्र बनाता है? इसमें बताता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि इन डिपार्टमेंट में से जो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र, ठीक है, कौन बनाता है? तो भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, भारत का सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भारत का सर्वेक्षण, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है यही क्या करता है? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र का वो निर्माण करता है या फिर मैपिंग करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इसका जवाब हम दे चुके हैं,
तुतिकोरिन बंदरगाह के बारे में दे रहा है। तुतिकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है। तुतिकोरिन दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ओनली, क्योंकि तुतिकोरिन एक नेचुरल पोर्ट है, न कि कृत्रिम। ठीक है, सॉरी। भारत के सबसे प्राचीन भूखंड हैं, तो इसमें ये इसका भी जवाब हम दे चुके हैं। ठीक है, इसका सही जवाब आप ट्रिक करें। हिमालय के निर्माण का सर्वमान्य सिद्धांत है, इसका जवाब हमने नहीं दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, अवतलन सिद्धांत, संकुचन सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी कि हिमालय के निर्माण का सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 135 पे हम पहुंच गए हैं। इनमें से कौन हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है? हिमांचल, हिमाद्री, शिवालिक या सह्याद्री? ठीक है, इसका सही जवाब है हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री श्रेणी को हिमालय पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136, इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? हिमालय के उत्तर में स्थित कौन है? हिंदुकुश, पटकाई-बूम, काराकोरम, अरावली। ठीक है, इसका सही जवाब है काराकोरम। ठीक है, काराकोरम जो सीरीज है वो उत्तर में स्थित है हिमालय के। हिंदुकुश, देखिए हिंदुकुश कहाँ पे पर्वत श्रेणी है? ये हमारा जो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है ना, तो यहाँ पे एक श्रेणी है हिंदुकुश। ठीक है, और ये है हमारा काराकोरम, काराकोरम सीरीज। ठीक है, अब पटकाई बूम, नागा हिल, लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है? ठीक है, देखिए ये कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत की ही मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। अब इसे आपको बताना है ये किस प्रदेश में है। तो विंध्याचल, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर और सतपुरा कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब है जो पूर्वोत्तर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो हिस्सा है ना अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पे जो मणिपुर के नियर अबाउट है, यहाँ पे कुछ हिल्स हैं। ठीक है, तो उनका नाम है क्या? पटगाई बूम, नागा हिल, नागा में यहाँ नागालैंड में, लुसाई हिल है ना, ये पटगाई बूम लुसाई है ना, तो ये है कहाँ पे? पूर्वोत्तर हिस्से में। देखिए गार्डविन ऑस्टिन जो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो गार्डविन ऑस्टिन का सही जवाब आप खुद ट्रिक करें। ठीक है, केटू गार्डविन ऑस्टिन इसका पूरा नाम है, तो ये इसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 पे हम पहुंच गए हैं। पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? ठीक है, पंबन चैनल का नाम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, अगर आपको याद हो तो आप सही जवाब दे पाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है खमात की खाड़ी, बी है कच्छ की खाड़ी, सी है मन्नार की खाड़ी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो पंबन द्वीप जो है, पंबन आइलैंड मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वेम्बनाड लेक जो है किस राज्य में है? वेम्बनाड लेक। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, केरल में, उड़ीसा में। तो इसका सही जवाब है केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 आपको बताना है जो बोमडिला का प्रसिद्ध दर्रा है, यहाँ पे जो डॉट 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 लोकेशन है यहाँ पे फिल करना है। बोमडिला किस प्रदेश से संबंधित है? और पालघाट जो दर्रा है ये किस प्रदेश या राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप ट्रिक करें। ऑप्शन है असम और पूर्वी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी, और सी है मणिपुर और पश्चिमी, और डी है सिक्किम और पूर्वी। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला पास है ना, और पश्चिमी घाट जो मतलब महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सीरीज है, वहाँ पे पालघाट पास है ना, तो पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश विशेष जियोग्राफी में हम आ गए हैं, तो इसका सही जवाब है सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, और ये क्या करता है? उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 143 उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा नहीं है, ये मृदा है। ठीक है, तो दलदली में, कंकरीली, पथरीली, महीन, जलोढ़ और भूर। इसमें आपको बताना है कि दलदली प्रकार की मतलब मृदा पाई जाती है, या कंकरीली, पथरीली, या महीन, जलोढ़ या भूर। तो इसका सही जवाब है कंकरीली पथरीली। ठीक है, कंकरीली पथरीली। देखिए ये शिवालिक और हिमालय का जो गिरपद है, ठीक है, जो फुट हिल्स बोल रहे हैं, या फिर जहाँ पे मतलब
पर्वत का वो मालवा गिरता है, ठीक है, उस रीजन को हम भाबर क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पे कंकरीली पथरीली मतलब क्या पाई जाती हैं, मृदा पाई जाती हैं, जहाँ पे नदियाँ आके छुप जाती हैं, मतलब हाइड हो जाती हैं, उसके अंदर से बहती हैं ना भाबर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, आपको पता होगा ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा। तो इसका सही जवाब है मथुरा। मथुरा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, आपको बताना है तराई क्षेत्र में, पूर्वी गंगा मैदान में, मध्य गंगा मैदान में या पश्चिमी गंगा मैदान में। तो इसका सही जवाब है तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा होने की संभावित अवधि क्या है, इसका सही जवाब आप हमें बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147। प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि क्षेत्र वाला जिला है, कौन सा है। देखिए सोनभद्र, बांदा, बदायूं, पीलीभीत। ठीक है, तो सबसे नमभूमि क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, 149 डायरेक्टली 148 गायब है पीडीएफ से। 149 देखें आप। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है। ठीक है, तो भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, कौन सा है। सही जवाब है थाईलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 पे पहुंचा है हम लोग, यानी कि सेशन की समाप्ति की ओर। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए गेहूं की फसल के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है या नहीं, आप बताएं। ठीक है, गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है या नहीं। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है या नहीं। तंबाकू के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। ठीक है, अब इसमें आपको सही नहीं है ऐसे जवाब को ट्रिक करना। देखिए गेहूं के लिए 25 से 75 सही है। गुजरात में मूंगफली मतलब अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, आई थिंक ये भी सही है। ठीक है, तंबाकू के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, इस बात पे हम श्योर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है डी हो सकता है कि जवाब गलत हो। ठीक है, अगर इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन में सस्पेंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर थोड़ा सा दुविधाजनक है, क्योंकि हमें ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसके विषय में थोड़ा सा असमंजस है। ठीक है, लेकिन ये तीनों तो लगभग सही लग रही हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आए, अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, ये हमारे मोटिवेशन के रूप में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।